हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था एडवांस्ड अकाउंट्स में अगला डेप्रिसिएशन का टॉपिक। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, पहले उसको पहले समझेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वी हैव लर्न इन अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, चलिए अच्छा ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर हम लोग बात करें किसी भी एसेट को जो हम खरीदते हैं, एसेट की कॉस्ट को जब हम उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एसेट की कॉस्ट को उसको यूजफुल लाइफ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ये ना पड़ता है डेप्रिसिएशन में। बाकी यहाँ पे दे रखा है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जितना भी उसकी यूजफुल लाइफ होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन अगर हमने 10 लाख की खरीदी, 10 साल चलेगी, तो जाहिर सी बात है उसको 10 से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर साल हम 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। यही हम लोग पढ़े थे। डेप्रिशिएबल अमाउंट होता क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू। उसकी रेजिडुअल वैल्यू जितनी भी उसको माइनस कर दो, वही होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है भाई? देख लो, कॉस्ट उसमें से माइनस कर दो जितनी भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू समझते हैं। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है, कल को मान लो कोई मशीन है, अब तुमने 10 लाख की खरीदी, 10 साल बाद बेचोगे, कितना मिलेगा? सपोज करो 1 लाख मिल जाएगा। तो 1 लाख मिल जाएगा तो यानी कि वो 1 लाख रुपए रेजिडुअल वैल्यू है। कल को कबाड़ के भाव ही बेचेंगे तो 1 लाख तो मिलेगा ना। तो वो रेजिडुअल वैल्यू है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख की थी, उसमें से माइनस कर देना 1 लाख, हो गया 9 लाख। 9 लाख ही डिप्रिशिएबल वैल्यू है, यानी कि 9 लाख ही खत्म होगा। डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी है? 9 लाख। कितने सालों में खत्म होगा? 10 सालों में। हर साल का डेप्रिशिएशन कितना है? 90,000। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो उस केस उस तरीके से। अब सिस्टमेटिक एलोकेशन क्या होता है? मेथोडिकल अपॉर्चमेंट of depreciable amount of an asset. Both the method SLM and WDV can be said to be systematic allocation of depreciable amount over its useful life. तो कहने का मतलब होता है क्या? सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है, वो दो मेथड हम लोग यूज करते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। इस एसएलएम में हमने पढ़ा था क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसमें हर साल क्या होता था, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, या फिर कह लो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता था? सेम रहता था। जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता था? हर साल वैल्यू क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते थे। तो चाहे जो भी मेथड आप लगाओ, वो क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। अब डेप्रिसिएबल अमाउंट, अच्छा, चाहे आप एसएलएम से चार्ज करो चाहे डब्ल्यूडीवी से, दोनों में ही सेम टाइम पे वो क्या होनी चाहिए? एसेट की लाइफ ओवर हो जानी चाहिए। दैट मीन्स एसेट की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? रेजिडुअल वैल्यू तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। अगला क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? सब लोगों को क्लियर है? जितनी एसेट फाइनली राइट ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ मतलब हम उसको खत्म करते चले जाते हैं। खत्म करने का मतलब समझ गए ना? जैसे अभी बोला कि 10 लाख की मशीन है, कल को बेचेंगे 1 लाख मिलेगा, तो यानी कितना खत्म हो जाएगा? 90,000, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट है। तो किसी भी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हो सकती है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूट फॉर कॉस्ट लेस its residual value, normally 95% of the original cost of the assets। मैक्सिमम अगर देखोगे डेप्रिशिएबल वैल्यू होती कितनी है? 95%। कितनी? 95%। 5% तो यार कूड़े का भाव तो मिल ही जाता है। क्यों? आपने 1 लाख की कोई चीज खरीदी, कोई मशीन मशीन खरीदी, कबाड़ के भाव ही बेचोगे तो 5% तो मिल ही जाएगा। यानी कितना हम डेप्रिशिएबल मान लेते हैं? 95%। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? क्लियर है? तो ये 90% वाली बात नॉर्मली जो बात कह रहा है वो कौन कह रहा है? वो हमारा कंपनी लॉ कह रहा है। क्या कह रहा है? कंपनी लॉ। यूजफुल लाइफ क्या होती है? सब लोग को समझ में आ रहा है? जब तक हम उस मशीन को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हर एसेट की अपनी अपनी यूजफुल लाइफ होती है। ठीक है ना। हर एक एसेट का यूजफुल लाइफ सेम नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग है। हाँ, कैटेगरी में भी सेम होगी। बाकी देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? द पीरियड ओवर विच an asset expected to be available to use by an entity, useful life of the asset has been specified in schedule 2 of the company act 2013। तो हम लोग जो कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं 2013, उसमें शेड्यूल 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उसमें सारा का सारा यूजफुल लाइफ डिफाइन किया गया। द यूजफुल लाइफ शैल नॉट बी लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड लाइफ ऑफ द एसेट एज गिवन इन पार्ट सी ऑफ दिस एक्ट। किसी भी हालत में जो कंपनी एक्ट में जो जितना लाइफ दिखाया गया ना, उससे ज्यादा का लाइफ हो ही नहीं सकता एसेट की।
तो ये जो हम लोग जो फॉलो करते हैं इसी क्या करते हैं, शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो क्या है शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी एक्ट, इसमें क्या है पार्ट सी, रेजिडुअल वैल्यू लिखा है। अब भाई 95 डिप्रिशिएबल हो गई तो कितना परसेंट हो सकता है, 5% ना होगा रेजिडुअल वैल्यू, कूड़े का भाव। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो अलग बात है, लोग कूड़े को भी अच्छे से बेच देते हैं, टंकी उनकी, है ना। आगे देखते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। नो व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट क्या है, सबको पता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना। शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अप्लाइज टू इंटेंजिबल एसेट ओनली फॉर amortization ऑफ intangible assets। आप लोगों को पहले बताया था, अगर हम टेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं amortization। क्या बोलते हैं, amortization। एक और शब्द है डिप्लेशन, एक और शब्द है, क्या है, डिप्लेशन। डिप्लेशन शब्द कहाँ यूज करते हैं, डिप्लेशन शब्द तब हम यूज करते हैं जब कभी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू जो रिड्यूस होती है ना, जैसे ऑयल, ऑयल वेल हो गया, कोल माइन हो गया, तो उनकी वैल्यू भी तो घटती है, वहां पे हम लोग डिप्लेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन, ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही है। बात समझे ना। बस एमोर्टाइजेशन, जब तुमसे कोई बोले व्हाट इज एमोर्टाइजेशन, समझ जाना इनटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू जब रिड्यूस कर रहे हैं। डिप्लेशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब समझ जाना नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए वहां डिप्लेशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन तो बात बाकी तो तुमको पता ही है, लिखा भी हुआ फॉर एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 शैल अप्लाइड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बेसिकली एमोर्टाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन कटता है। बाकी आप सभी को पता है दो चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन गलती से मत काटना, जमीन के ऊपर टेंजिबल एसेट्स में, और इनटेंजिबल में गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सबके ऊपर डेप्रिसिएशन काट सकते हो। एसेट्स यूज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, हो सकता है आप मशीन पूरे साल भर यूज ना हो, पार्ट ऑफ द ईयर यूज हुई हो, तो फिर क्या करना है, एन एसेट विच हैज बीन यूज फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर हैज टू बी डिप्रिशिएटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस। सर व्हाट इज प्रोराटा बेसिस, अरे भाई बहुत क्यों आप लोग, कोई मशीन 8 महीना यूज हुआ है तो क्या करते थे, मान लो 10% डिप्रिशिएशन है तो मशीन की कॉस्ट 1 लाख है, तो 1 लाख पे 10% गुड़े 8/12, ऐसे ही ना करते थे, क्योंकि जो डिप्रेशन का परसेंट है वो तो सालाना है। अब कोई मशीन 8 महीना यूज हो तो 8 महीने का डिप्रेशन, 10 महीना यूज हो 10 महीने का डिप्रेशन, 6 महीना यूज हो तो 6 महीने का डिप्रेशन। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोराटा सिस्टम। क्या कहते हैं, प्रोराटा सिस्टम। कोई मशीन 3 महीना भी यूज हुए तो 3 महीने का भी डिप्रेशन चार्ज करना होता है। इनकम टैक्स का जो डिप्रिसिएशन का रूल है वो अलग है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा है। 6 महीने से अधिक यूज होता है तो फुल रेट से चार्ज करो, 6 महीने से कम है तो उसका डिप्रेशन का चार्ट भी अलग है, वो इनकम टैक्स का डिप्रेशन का चार्ट है। तो भारत में अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन के लिए तो दो लॉ हैं, एक इनकम टैक्स और एक कंपनी एक्ट। फिलहाल हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं, और इनकम टैक्स में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है तो मैं उसको नहीं रिपीट करूंगा। एसेट्स यूज, ये तो हो गया। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है सर, सर कंपोनेंट अकाउंटिंग इज न्यू थिंग फॉर यू, अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कई बार होता है ना, कभी कभी किसी एसेट्स में हम कुछ कंपोनेंट ऐड करते हैं, तो जब कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसकी अपनी खुद की लाइफ होती है, उस मशीन की लाइफ में उसकी लाइफ को नहीं ऐड कर सकते हम, क्योंकि उस कंपोनेंट की अपनी वैल्यू है, उसके ऊपर हम सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसकी अलग लाइफ चलेगी, मशीन की लाइफ अलग चलेगी। जैसे यहाँ देखो दे रखा है, इफ एनी कंपोनेंट ऑफ एसेट्स हैव सिग्निफिकेंट कॉस्ट, उसकी अपनी खुद की कॉस्ट है, एंड हैज यूजफुल लाइफ, और उसकी अपनी खुद की यूजफुल लाइफ है, अदर देन द एसेट, then it you should be considered as separate asset for the depreciation। तो एक सेपरेट एसेट की तरह ट्रीट की जाएगी, उसके ऊपर सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा एसेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टेबलाइजर लेके आए, एसी चल रही है, एसी हमने जब लाया था तो उस टाइम पे हमने उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगवाया, तो बाद में हमने स्टेबलाइजर लगवाया, तो स्टेबलाइजर एक अलग से कंपोनेंट ऐड हुआ जो एसी के साथ ही काम करेगा, लेकिन वो दोनों की क्या है, अलग अलग क्या है, बात समझे, और उसकी अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसके ऊपर अलग से तुम डेप्रिसिएशन चार्ज
कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है? तो कंपोनेंट अकाउंटिंग भी यहाँ पे बताई गई है, ऐसा भी हो सकता है, तो अगर होगा तो करिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन? दिस इज द न्यू थिंग अगेन फॉर यू। सर जी आप देखो, कंप्यूटर सब जगह यूज होता है, कंप्यूटर तुम भी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर बैंक में भी यूज हो रहा है, कंप्यूटर कॉल सेंटर में भी यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? तुम ही ना। अरे पागलों, कॉल सेंटर पे ज्यादा यूज होता है, वाह, तुम यूज करते हो। अरे सेंस लगाया करो, मेरे भावनाओं में मत बह जाया करो, समझे? तो सुन लो, जाहिर से पता, कॉल सेंटर पे पता चला वहाँ 24 घंटे काम हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा चल रहा है ना। उसके बाद बैंक में काम होता है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर, वहाँ कंप्यूटर चलाते नहीं, कंप्यूटर पीटते हैं, समझ रहे हो? नेक्स्ट तुम चलाते हो, तुम ज़्यादा ज़्यादा अपना लैपटॉप कितना देर चलाते हो? कि 4 घंटा, 3 घंटा, चलो मैक्सिमम मान लिया 6 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं ना। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो आपका जो कंप्यूटर चलाना है आप कम चलाते हो, है ना? और जहां कॉल सेंटर पे 24 घंटे कंप्यूटर काम कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ ज्यादा चार्ज होना चाहिए? समझ रहे? आपके घर में टीवी लगी है, आपके घर में टीवी कितना देर चलता होगा? ठीक है, चलो 4 घंटा ले, चलो 6 घंटा ले लेते हैं। और एक टीवी आपका रेलवे स्टेशन पे भी लगी होती है, डेप्रिसिएशन किस पे ज्यादा चार्ज होना चाहिए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां एक्स्ट्रा शिफ्ट, सर शिफ्ट होता कितने का है? एक शिफ्ट होती है 8 घंटे की। एक शिफ्ट कितने की होती है? एक शिफ्ट होती है 8 घंटे की, तो 24 घंटे में कितने शिफ्ट हुए? 3 शिफ्ट। तो कोई मशीन जो 3 शिफ्ट काम कर रहा है और कोई मशीन जो एक शिफ्ट काम कर रहा है, डेप्रिसिएशन किस पे ज्यादा चार्ज होना चाहिए? जो 3 शिफ्ट पे। अच्छा, कुछ ऐसी एसेट होती है इस पे शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग, क्या है? अब इस पे शिफ्ट के हिसाब से नहीं मतलब है, इसका शिफ्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्डिंग के ऊपर सिंपल डेप्रिसिएशन लगता है, उस पे शिफ्ट उट से कोई लेना देना। शिफ्ट का मतलब होता है मशीन वशीनों से। किससे मतलब होता है? मशीन से। आप कितना काम ले रहे हो उससे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सवाल उठता है, सर कोई अगर मशीन है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, नो सेपरेट रेट लाइव्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्स्ट्रा शिफ्ट वर्किंग। ऐसा नहीं है कि हमने मशीन का डिफाइन किया, अच्छा एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करेगा तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, उसका अलग रेट होगा, ऐसा कोई रेट वेट अलग से नहीं है। तो सवाल उठता है, सर जो एक्स्ट्रा शिफ्ट काम कर रहा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? तो यहाँ देखो दे रखा है, रेदर इट्स स्टेट दैट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एन एसेट इज used in double shift, depreciation will be increased by 50% and by 100 in the case of triple shift working। नहीं समझ में आया? समझ में कुछ आया क्या? हम्म, बिल्कुल सही। एक मशीन के ऊपर मान लो 15% डिप्शन चार्ज होता है, सही है ना? तो अगर वो 2 शिफ्ट काम कर रहा होगा तो कितना चार्ज करोगे? 15 में 7.5% और इंक्रीज कर देना, 22.5%। और अगर वो 3 शिफ्ट काम करेगा तो 30%, यानी 100% इंक्रीज कर देना डेप्रिसिएशन। सीधे तुम 30% डिप्शन चार्ज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कुछ चीज़ें जिनके ऊपर एनईएसडी है, एनईएसडी मतलब एनईएसडी, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग इज एन एनईएसडी एसेट, इस पे कोई शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे 1 घंटा रहो चाहे खाली रखो, डेप्रिसिएशन चार्ज होना होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सब अच्छी चीज, कुछ नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिली ना। एक एक्स्ट्रा शिफ्ट नई चीज सीखने को मिला, एक रेजिडुअल वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा। रेजिडुअल वैल्यू 5% से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होता, कितने ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये डिप्रिशिएटेबल वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 95%। ये भी एक नई चीज़ आपने देखी, तो ये कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया। और प्लस एक नई चीज़ आप लोग के लिए थी, कंपोनेंट अकाउंटिंग। क्या होता है? कंपोनेंट अकाउंटिंग। कोई अगर कोई मशीन है उस पर कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऐड करो जिसकी अपनी खुद की लाइफ होती है, तो उसके ऊपर क्या करो? अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बात समझे कि नहीं समझे? आपका कंप्यूटर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, सीपीयू अलग है ना?
तो सबकी अलग से कंपोनेंट, नया सीपीयू लगाओगे तो क्या होगा, मॉनिटर वॉनिटर सब वही से रहेगा, तो उसके अलग है, उसकी अलग लाइफ चलेगी, है ना। आगे देखिए, ग्लिम्स ऑफ शेड्यूल 2 इज गिवन बिलो। तो इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या, इसका शेड्यूल। देखो बिल्डिंग के सामने एनईएसडी लिखा है, नो एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रिसिएशन। यूजफुल लाइफ दे रखी है सबकी, बिल्डिंग की कितनी लाइफ होती है। तो लाइफ किसने डिफाइन किया है, इन्होंने कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया है किस चीज़ की कितनी लाइफ होती है, और उसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसको अगर देखना है सबसे अच्छा, तो मैं करता हूँ गूगल कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ क्या, डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनी एक्ट 2013। आई थिंक ये पहले भी दिखा चुका हूँ तुम लोग को, दिखाया था जब अकाउंटिंग पढ़ा रहा था। दिख वो तो इनकम टैक्स में, जब बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ाया था डेप्रिसिएशन तब भी पढ़ाए थे, तब भी दिखाया था, तो वो कंपनी एक्ट का था। इट विल टेक टाइम, तो बेटर विल बी कि, सॉरी, गूगल ओपन कर लिया जाए। और ये दोनों ना चले तो सबसे अच्छा क्रोम ओपन कर लिया जाए। खैर उससे पहले तो अपना इंटरनेट चेक कर लिया जाए, नेट का ही इशू है। दिक्कत है नेट का। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एनईएसडी में देखो यहाँ पे आई थिंक चार्ट सब लोग को दिख रहा होगा, पार्ट सी है ना, कौन सा है, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 2। अब देखो यहाँ पे देखा बिल्डिंग की लाइफ कितनी होती है, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए तो 60 ईयर की लाइफ होती है, और अगर अदर देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो 30 ईयर की लाइफ होती है। सही है ना। फैक्ट्री बिल्डिंग डू एकदम वैसे ही रहेगा, और डू का मतलब क्या है, एज अबव। फैक्ट्री भी अगर आरसीसी फ्रेम में है तो कितनी लाइफ होगी, 60 ईयर। आरसीसी फ्रेम नहीं है तो आरसीसी, आपने जान रहे हो आजकल बिल्डिंग बनती है, पहले ढांचा क्रिएट हो जाता है, बाद में वॉल चलती है, और जो पूरा ढांचा बनता है वो किससे बनता है, कंक्रीट से। तो जो कंक्रीट वाली छत होती है, सब देखो ये सब किससे बना है, ये जो दिख रहा है पूरा ये स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, बिम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये पूरी पहले फ्रेम बनी है, बाद में दीवार चली है, इसको हम बोलते हैं आरसीसी फ्रेमवर्क। ये किससे बनता है बिम, कंक्रीट से ना, कि ईंट की जुड़ाई होती है, कंक्रीट, समझ रहे ना। यहाँ तुमको अगर कांटी लगानी हो आराम से लग जाएगी, वहाँ कांटी वो लगाओ, बात समझे, तो ड्रिल मशीन का यूज़ होता है वहाँ पे, क्लियर है। तो वहाँ पे नहीं होता है, दिक्कत ये है। तो कंक्रीट वो स्ट्रांग होती है ना, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अब कंक्रीट की छत लगती है, आज के समय में कंक्रीट की छत लगती है ना, लेकिन पहले क्या होता था, ईंटे की छत लगती थी। आज भी कुछ जगहों पे लगती होगी, है ना, वरना पुराने ज़माने हम लोग के टाइम पे तो हम लोग की जो छत होते हैं, हम लोग के घर में जितने बने 2 फ्लोर भी, सब जो छत बने, छत किसके हैं, ईंटे से, ईंट की छत है। बात समझे कि नहीं समझे। तो जो ईंट के छत होते हैं, ईंट की जो सारी चीज़ ये सब बनाते थे, तो उसको क्या बोलते थे, वो आरसीसी फ्रेमवर्क नहीं ना है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आरसीसी फ्रेम, ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी लाइफ 60 ईयर है। लेकिन जो ब्रिक वाली होती है उसकी लाइफ कम होती है, उसकी 30 ईयर, हाफ ईयर। आगे, फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक है सर, फेंस वेल ट्यूबवेल होता है ना, ट्यूबवेल गाँवों में, ट्यूबवेल उबेल देखा होगा आप लोग, नहाए हुए भी हो गए। तो देखो 5 साल की लाइफ होती है, कितनी होती है, 5 ईयर। अब अदर इंक्लूडिंग द टेम्पररी स्ट्रक्चर, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी होती है, 3 साल। टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे कश्मीर में जाओगे तो हाउस बोट मिलता है, क्या मिलता है, हाउस बोट, उसी में होटल जैसा रहता है, रहिए उसी में, वो उसकी लाइफ कितनी होती है, 3 साल। फिर आपने देखा होगा बिग बॉस का घर, है ना, तो वो सब क्या होता है, वो सब टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर। तो उन सब का 3 साल, मतलब उसका रेपुटेशन, उसकी लाइफ कितनी है मैक्सिमम, या फिर डांस इंडिया डांस का स्टेज शो, कोई फिल्म सेट, ये सब क्या होता है, 3 साल, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल, अब तो मैरिज हॉल कंस्ट्रक्टिव होने लगे, वरना पहले तो मैरिज, अभी भी बहुत सारे मैरिज हॉल जो है बांस बल्ली के बनाए जाते हैं, और आज भी टेम्पररी स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो वो सब कितनी लाइफ होती है उसकी, 3 साल। यानी तुमने उसके ऊपर अगर खर्च किया है 10 लाख रुपए, तो उसको 3 साल में तुम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो, खर्च कर दो। मान लो 12 लाख रुपए है, तो 4 4 लाख रुपए हर साल दिखा दो, खत्म। सही है, पूरा एक साल में नहीं दिखा सकते। अब देखो ब्रिज कलवर्ट्स एंड
ये सब दे रखा है 30 ईयर। रोड्स देख लो किस तरह के रोड है ना। आरसीसी वाले रोड की लाइफ ज्यादा होती है ना। आरसी अब ये मत बोलना आरसीसी वाला रोड सर बताइए क्या होता है। सीमेंटेड रोड जो बोलते हो तुम लोग, है ना। और एक चारकोल वाला होता है नॉन कॉर्पोरेट, तो सबकी लाइफ कम होती है 3 साल। थोड़ा सा पानी गिरा दो खराब, ठीक है ना। बहुत से दुकान वाले रोज पानी से धुलते हैं अपना चारकोल का सड़क ठीक है ना। आगे देखिए, उनको पता है पानी, जबकि पानी और चारकोल का क्या है, एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। क्या है, दुश्मन है। सीमेंट वाले भी जितना पानी डाल दो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, जनरल रेट एप्लीकेबल। बाकी प्लांट मशीनरी का अलग है पूरा। अब नेट नहीं चल रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा, वरना पूरा का पूरा चार्ट आप नेट से आप सर्च कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। आगे आगे बढ़ना है हम लोग को क्या, अब मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन पढ़ना है। प्लीज रेफर, बाकी ये दे रखा है ये शेड्यूल, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, लिंक यहाँ दिया हुआ है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ पे दोनों है, एसएलएम और डब्ल्यू। जबकि आप इनकम टैक्स में जाओगे तो इनकम टैक्स में कौन सा मेथड फॉलो होता है, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी, एसएलएम नहीं फॉलो करता। स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट देख लो मशीन की कितनी है, उसमें माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू, अपॉन कर दो यूजफुल लाइफ। फिर से बोल रहा हूँ, 10 लाख की मशीन है, 10 साल बेचोगे, 10 साल बाद बेचोगे तो 1 लाख मिलेगा। तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर लो, क्योंकि 1 लाख तो मिल ही जाएगा। तो कितना बचा, 9 लाख। कितने साल चलने वाली, 10 साल। तो कितना आएगा, 90,000। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऐसे डेप्शन निकालते हैं, 1 - रेजिडुअल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट टू द पावर 1/यूजफुल लाइफ। बात समझे। तो ये आपका टू द पावर, ये एक्सेल पे लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टू दी पावर का लगता है साइन, ठीक है ना, कभी लगा के देख लेना। तो इस मेथड से डेप्शन निकालता है। मैनुअली कैलकुलेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डेप्रिशन रेट चार्ट तो ये तो सब लोगों को समझ में आ गया। तो आपसे कोई पूछेगा हम लोग कौन सा डेप्रिशन रेट फॉलो करते हैं, कौन सा डेप्रिशन का चार्ट फॉलो करते हैं, तो शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्लियर। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल सर ये बनाना होता है हम लोग को यहाँ पे। आपको पता है जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट, तो वहाँ बस दिखाते हैं कि ना मशीन इतने की उतना डेप्रिशन कट गया सीधे। अब मशीन मतलब एक मशीन होगी क्या, बहुत सारी मशीनें होंगी। फर्नीचर मतलब एक फर्नीचर होगा, बहुत सारे हो सकता है, पुरानी फर्नीचर भी होगा, इस साल भी कुछ फर्नीचर खरीदे होगे, कुछ फर्नीचर बेच भी दिए होगे। वो सब हिसाब कहाँ बताओगे। तो क्या वो हिसाब नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता है सर। उसके लिए बनता है एसेट रजिस्टर। क्या बनता है, एसेट रजिस्टर। तो एसेट कौन सी आई, कौन सी गई, कितना डिडक्शन किस पे कटा, वो सारा हिसाब आपको मेंटेन करना है किस पे, एसेट रजिस्टर पे। क्लियर। तो एसेट रजिस्टर मेंटेन करना आना चाहिए। अब ये सब मेंटेन कहाँ होता है आज के समय में, एक्सेल पे। किस पे होता है, एक्सेल पे। So as per the Company Act 2013, maintenance of fixed asset register is not at all mandatory। हालांकि कंपनी एक्ट 2013 में एसेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर बनाना, मेंटेन करना कोई कंपलसरी है नहीं। देयर इज नो पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट। सपोज तुमने नहीं बनाया तो कोई ऐसा कोई प्रिजनमेंट और मतलब जेल वेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। हाउएवर एज फार एज मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज अ कंसर्न। लेकिन हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एसेट का। फिजिकल वेरिफिकेशन समझते हो, क्या चेक करेंगे, आपके बुक में जो दिखा रहा है रियल में है भी कि नहीं। बात समझी कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे ना 2 एसी लगी है, तो 2 एसी लगी होनी चाहिए, आके देखेंगे हाँ यहाँ पे एक एसी दूसरी एसी ऊपर, ठीक है ना। दिस इज द, यहाँ पे कितने चेयर है, सपोज करो 20 चेयर है, तो आके काउंट करेंगे सच में 20 चेयर है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। बुक्स में दिखा रहा है 20 चेयर, तो रियल में 20 चेयर यहाँ होना भी चाहिए। क्लियर ना, यानी बुक्स को फिजिकल से क्या करते हैं, मैच कराते हैं। दिस इज कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। बचपन में तुम्हारी माँ बहुत करती थी, नहीं करती थी। घर में मिठाई का डब्बा आता था, 1 किलो में 22 लड्डू चढ़ा है। मेहमान आए थे, 2 लड्डू निकला था, तो बचना कितना चाहिए, फिर भी 18 बच रहा है। कौन खाया तो जाहिर सी बात है, पकड़े तुम ही लोग जाते थे, सही है ना। यही दोनों खाए होंगे दुष्ट कहीं के, है ना। हम लोग के टाइम में तो बिस्किट ऊपर रखा जाता था छुपा के, है ना। तो भी हम लोग तो पता रहता कहाँ रखा था, तो वहां से निकाल के तब भी कैलकुलेशन ये सब खाए ना बिस्किट तुम। अब क्या कहें,
कैसे पता चला? तो काउंट, एक एक तो काउंट बिस्किट लाइन तक काउंट किए रहते थे वो लोग, है ना, मान लो। चलिए, तो फिजिकल वेरिफिकेशन को समझ में आया कि नहीं आया? कि रियल में जितना बुक में दिख रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में उतना है, मतलब प्रैक्टिकली अवेलेबल है भी कि नहीं है, ये चीज देखना। ठीक, समझ गए सब लोग? हाउएवर एज सो फार, सूर्या जी समझ में आ रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। However, as so far maintenance of fixed asset register and physical verification has of as asset is concerned, there is a disclosure requirement companies auditor report order CARO 2003। अब ये CARO क्या है? तो कंपनीज का जब ऑडिट होता है ना, ऑडिट रिपोर्ट लगता है, वो ऑडिट रिपोर्ट इसी के अनुसार लगता है, तो कैरो उसको बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, शॉर्ट में हम लोग कैरो बोलते हैं। रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट बाय द मैनेजमेंट, ये करना है मैनेजमेंट को, आपको अपना रिकॉर्ड रखना है प्रॉपर एसेट्स का, और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते रहना है। सैंपल फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर इज गिवन बिलो। तुम लोग कभी स्कूल, अपने स्कूल में ध्यान से देखे होगे या बैंक में जाते होगे, तो स्कूल में चेयर पे भी नंबर लिखा होता है, अलमीरा पे भी नंबर लिखा होता है, वो नंबर एग्जैक्टली उसी के लिए होता है, एसेट के भाई उसका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। बैंकों में जाओगे तो कंप्यूटर पे भी नंबर लिखा रहता है, मॉनिटर पे भी नंबर लिखा रहता है, तो वो इसीलिए होता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, भाई फिजिकल एसेट वेरिफिकेशन के लिए उतना एसेट है। इवन तो मैंने तो देखा बैंक में जो गमले रखे होते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, स्टील स्टील के जैसे भी, तो उन सब पे भी नंबर लिखे रहते हैं। पता चला मैनेजर उठा घर लेते जाए उससे, है ना, नहीं ना होना चाहिए। तो वो सब बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि बैंक में क्या क्या एसेट है, वरना उस एसेट का मिसयूज हो सकता है ना, तो मिसयूज ना हो इसके लिए होता है। और टाइम टू टाइम आके जो ऑडिटर्स होते हैं उसको वेरीफाई करते रहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चेयर टूट गया है, हल्का सा टूटा, ले जाए घर, है ना, यहाँ तो नया आ जाएगा ऑफिस में, नहीं कर सकते। अगर टूटा है तो उसको स्क्रैप में रखिए, जब तक ऑडिटर ऑडिटर को वेरीफाई करा दीजिएगा। ऑडिटर देखेगा हाँ सच में टूट गया, अब ये चलने लायक नहीं है, ठीक है आप नया ले लीजिएगा, ये हटा दीजिए आप। और अगर आपने हटा दिया बिना वेरिफिकेशन के, वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं और आपने उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो वो क्या मानेगा? ये मानेगा ले गए घर, तुम अपना यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो फिर तुम्हारे लॉयल्टी पे क्या होगा? शक होगा। क्लियर है? होता है, अब समझे ना? उठा के घर नहीं ले जा सकते, ठीक। फिर भी बहुत से दिमागदार लोग लेते जाते हैं, अलग बात है। आगे देखिए यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल एज ऑन, यही देखो रजिस्टर ऐसे ही बनता है, शेड्यूल ऐसे ही बनता है, पर्टिकुलर हो गया एसेट, ग्रॉस ब्लॉक, डिप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, और पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। पूरा क्या है? फॉर्मूला बेस्ड, आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला सेट करना है। प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट शेड्यूल for the first year and second year from the following information given year 1, historical cost of asset at the beginning of the year is as follow। प्लान मशीनरी कितने की है? 8,50,000 की। कब खरीदा गया था? 2 साल पहले। बिल्डिंग 8 लाख की है, 4 साल पहले खरीदी गई। फर्नीचर 1 लाख की है, 3 साल पहले खरीदी गई। आपके बुक में भी है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, परचेज किया है फिक्स्ड एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में हमने 50,000 का और फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर था कितने का पहले से? 1 लाख का, 50,000 का और खरीद लिया साल के शुरुआत में। प्लान मशीनरी थी कितने की? 8,50,000 की, और खरीद ली हमने 95,000 की, और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग गया 5,000, यानी टोटल कितने का पड़ा? 1 लाख। सेल ऑफ एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में हमने कुछ एसेट बेचा, फिक्स्ड एसेट बेचा भी है। कौन सा एसेट बेचा है? प्लान मशीनरी, कितने का? 50,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 2, सेकेंड ईयर के एंड में, फर्नीचर वर्थ ₹1,50,000 वॉज परचेज्ड। सेकेंड ईयर के एंड में हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का? 1.5 लाख। अब दो सिनेरियो दिया है, पहला सिनेरियो डब्ल्यूडीवी मेथड, दूसरा सिनेरियो एसएलएम मेथड से निकालना है, ठीक है ना। डब्ल्यूडीवी मेथड में बता दिया है, प्लांट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना, 15, भाई पता तो होना चाहिए ना किस रेट से। और कहा है कि अभी तक कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? अगर 4 साल डेप्रिसिएशन कटा है तो चारों साल का डेप्रिसिएशन जोड़ के रखिए, वो चारों साल का डेप्रिसिएशन जोड़ के कितना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, प्लांट मशीनरी कितने साल पहले की है? 2 साल पहले की है ना, तो प्लांट मशीनरी पे 2 साल पे कितना डेप्रिसिएशन कट चुका है? सही है। बिल्डिंग कितने साल पहले खरीदे थे? 4 साल पहले।
4 साल का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे दे दिया है। फर्नीचर 2 साल पहले खरीदे, 2 साल का डेप्रिसिएशन दे दिया है। 3 साल है तो 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ दे दिया। अब पहला सिनेरियो हमको इसी से फॉलो करना है। तो कैसे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ सॉल्व है, बट यहाँ फॉर्मूला दिखेगा नहीं, तो वी नीड टू मेंटेन इट ऑन एक्सेल। तो चलिए आपका फेवरेट चीज़ ओपन करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था, पर्टिकुलर। ग्रॉस ब्लॉक में कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम। इधर 2, फिर यहाँ पहले होगा ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग है कि बैलेंस है। सेम चीज़ यहाँ पे, सही है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपने बना दिया। क्या यूज़ करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। आपने तो पढ़ा ही हुआ है सब, थिक आउटसाइड बॉर्डर ऑर्डर। क्यों, थिक आउटसाइड बॉर्डर तो बहुत पढ़े हो ना। ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया, मल्टीपल, कंट्रोल होल्ड करके। हाँ, कंट्रोल पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या बना रहे हैं हम लोग, एसेट शेड्यूल, कौन से मेथड से, सही है ना। तो इतना करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहला एसेट बताइए कौन सा है, सबसे पहले में सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो देखिए प्लांट मशीनरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट मशीनरी। ये पहला एसेट है आपका, प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी देखिए है कितना, पहले तो देखिए ओपनिंग कितना था, ग्रॉस ब्लॉक ओरिजिनल वैल्यू, डेप्शन नहीं घटाने की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल कितना था उसकी वैल्यू, 8,50,000, सही है। डेप्रिसिएशन अभी तक कितना कट गया था, 240,634 ना। तो ये था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक का, सही है ना, ओपनिंग। तो नेट ब्लॉक कितना हुआ, देखो इतने की ओरिजिनल मशीन थी, इतना डेप्रिसिएशन तो कट ही चुका है। तो रियल में वैल्यू कितनी की है, सही जा रहा है। आप सोचे इस साल कुछ खरीदे हो क्या, हाँ खरीदा है। देखो कह रहे 1 लाख की मशीन खरीदा है, वो भी कब, साल के शुरुआत में, बिगनिंग ऑफ द ईयर। डिडक्शन बेच दिया, कितने का बेचा है, 50, ये भी बिगनिंग ऑफ द ईयर ही बेच दिया। क्लोजिंग कितना बचा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन। क्या बात है, तुम लोग तो फॉर्मूला क्लियर है, शाबाश, सही है, सही है ना।
अब सॉल्व तो इस साल का एडिशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन निकालना है मेन। मेन जो कैलकुलेशन है, मेन जो दिमाग लगेगा आपका, जो दिमाग की थोड़ी मोड़ी दही होगी, वो किस में होगी, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में। सवाल उठता है सर कितने, कितना हमने क्या किया इस साल का एड डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन बताइए कितना होगा। कौन सी मशीनरी चली गई है, 50,000 वाली, सही है। मशीन कितने साल चली है जल्दी बताओ। प्लांट मशीनरी 2 ही साल चली है, सही है। कितने साल, 2 साल। तो जो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन 8,50,000 की हमारे पास मशीन थी, सही है ना, साइड में बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, सही है ना, ये ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। और इस पे डेप्रिसिएशन भी कितना था, सही है ना। ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन कट गया था। इसमें से कौन सी मशीन तुम बेच दिए, लेस हो गई, कौन सी मशीन चली गई, कौन सी मशीन सेल कर दी 50,000 की, पक्का नहीं समझे, ध्यान से समझना। कौन सी मशीन चली गई, 50,000 पे कितना डिप्शन कटा होगा, 850 पे कितना कटा। मैं चाहता हूँ सिर्फ 50 वाले का डिप्शन निकाल दो, निकल पाएगा। मैं तरीका एक शॉर्टकट में बताता हूँ, शॉर्टकट ये टोटल डिप्शन कटा है आउट ऑफ इस पे। तो मैं अगर इस पे मल्टीप्लाई कर दूं 50,000 का, तो इस पे नहीं निकल आएगी। और अगर किसी को इस पे डाउट है तो कोई टेंशन नहीं, 50,000 पे लाइन से कितना परसेंट डिप्शन था, लगा दो 2 साल का, 15.33%। ये पहले साल का डिप्रेशन प्लस कर देंगे, क्या बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, 15.33%, सही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 2 साल का डिप्रेशन कितना हुआ, एक ये डिप्रिसिएशन है और दूसरे साल का ये डिप्रेशन कितना है, 14,155, सेम तो है, सही है। इसको मैं राउंड कर देता हूँ, किसी को दिक्कत हो रही होगी। अब सही है, तो 2 साल का डिप्रेशन इस पे इतना कटा है, सही है ना। अब बताओ बैलेंस कितना बचा, इसमें तो 8 लाख बचा, इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, 8 लाख की, सही है। अब मैं पूछूंगा इस मशीन की डब्ल्यूडीवी क्या है, पहले कितनी तुम्हें डब्ल्यूडीवी दिख रही थी, ध्यान से देखना। अगर हम डब्ल्यूडीवी चेक करें तो डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 8,50,000 में से माइनस करोगे, इतनी डब्ल्यूडीवी थी ना, ये देखो ना ऊपर दिखाया था। और 50,000 की वैल्यू 2 साल बाद उस 50,000 की वैल्यू क्या थी रियल में, घटते हुए मूल्य की बात करो, घटा हुआ मूल्य कितना था, 50,000 में से माइनस हो गया 2 साल का डेप्रेशन 35,000 की। अब ये 35 यानी कि इस असल वैल्यू, इस रियल वैल्यू में से कितनी वैल्यू की मशीन चली गई, 35,000 वाली मशीन चली गई। तो बची कितने सी मशीन, इस समय मेरे पास इतने की मशीन है, तो हम डेप्रेशन कितने पे चार्ज करना चाहते हैं, इस पे। डब्ल्यूडी मेथड में कौन सी वैल्यू पे डेप्रेशन कटता है, घटते हुए मूल्य पे डेप्रेशन कटता है। तो हमें चार्ज करना था इस पे डेप्रेशन, लेकिन हम इस पे नहीं चार्ज कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने 50,000 वाली मशीन निकाल दी। तो हमें देखना था 50,000 वाली की और असल वैल्यू कितनी है, तो 50,000 की असल वैल्यू कितनी है, 35,845 है, सही ना, हटा दिया तो वैल्यू इतनी बची। तो इस वैल्यू पे एग्जैक्टली हमें डेप्रेशन चार्ज, यानी इस समय का जो डेप्रेशन हम निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे, सॉरी, वो किस पे निकालेंगे, इस पे, सही है, 15.33%। एक तो ये डेप्रिसिएशन हुआ, और प्लस हमको पता है हमने कुछ क्या किया है, एडिशन भी किया, कुछ खरीदा भी है। साल के शुरुआत में कितने का मशीन खरीदे हो, 1 लाख की, तो सर इसी में जोड़ दिए होते, क्यों, इसी में जोड़ देना था, का फालतू अलग से कर रहे हैं, हाँ वो भी कर सकते थे। इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, वही 15.33,
33%। यानी इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,03,251 यहाँ पे आना चाहिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके ऊपर इसी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन काटना था, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन काट दिया मैंने, 15.33% रेट दिया था। और फिर साथ ही साथ मशीन खरीदे भी तो थे नया, साल की शुरुआत में खरीदे थे, तो पूरे साल भर चली है वो भी मशीन, तो उसका डेप्रिसिएशन ये हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी दिखनी चाहिए? 1,03,251 रुपये। सवाल तो सर इतना तो आपने बढ़िया से डिटेल समझा दिया, लेकिन सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है और उसी एक फॉर्मूले से वो आ जाना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो चलिए मैं कैसे करता हूँ, इसको इसको करने से पहले, एडिशन से पहले डिडक्शन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डिडक्शन। कौन सी मशीन गई? जो गई है उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। जो मशीन गई है, ध्यान रहे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो मशीन जा रही है उसका डेप्रिसिएशन कितना था? तो मुझे पता है, मैं कैसे निकाला फॉर्मूला, जो देखना, ये जो टोटल डेप्रिसिएशन कटा था डिवाइडेड बाई टोटल इस पे था, मल्टीप्लाई बाई हमें कितने पे निकालना था, जितने की मशीन गई है। आ गया? यहाँ पे एडिशन से पहले मैंने किसका निकाल दिया? डिडक्शन। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब एडिशन बताओ कितना, ध्यान से देखो। मशीन कितने की थी? ये सर मशीन है, सही है? ये ना क्लोजिंग, इसी पे ना डेप्रिसिएशन काटना है, सही है? इसमें से माइनस कर दो, कौन सी मशीन बेच चुके हो, गई, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, घटा हुआ मूल्य। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, फिर माइनस होगा, इस 50,000 में से माइनस हो जाए कितना, अभी तक का डेप्रिसिएशन। अब जो वैल्यू आएगी, है ना, अब जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है तुम्हें? 15.33% प्लस एक नई मशीन भी खरीदे हो, उसके ऊपर कितना, 1,00,000 नया लिखें, ये रेफरेंस ले लें, 15 ठीक है, ठीक है ना? इसको इस तरीके से भी लगा सकते, ये चाहते तो मैं ये जो 1,00,000 प्लस किया हूं, इसी क्लोजिंग वैल्यू में से लगा सकता था। क्लोजिंग या देखिए कितना आएगा, ये साल का शुरुआत का डेप्रिसिएशन था, प्लस एडिशन माइनस, फॉर्मूला तो ये वही है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग। अब यहाँ देखो नेट ब्लॉक कितना रहेगा, तो क्लोजिंग कैसे आता है भाई, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिडक्शन, वही है क्लोजिंग। अब यहाँ क्लोजिंग कैसे आएगा, ओपनिंग कैसे आया था, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग कैसे आएगा, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। अब बुक से मैच कराओ, सेम आंसर है कि नहीं है? सेम आंसर है ना? दूसरी एसेट बताओ जल्दी। बिल्डिंग, तो इसी के नीचे जस्ट बना रहा हूँ। बिल्डिंग बताओ कितने का था, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन कितना कार्ड चार्ज कर चुके हैं, 148,395, तो क्लोजिंग की ये ओपनिंग कितना बचेगा, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। किसी कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब साल के दौरान देखो कुछ खरीदे हो क्या, बिल्डिंग, ये सबसे आसान है। सर कुछ नहीं खरीदे हैं। कुछ बेचे हो? कुछ नहीं। सर क्लोजिंग कितनी आएगी? तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, ये वाला फॉर्मूला ना। चलो आपको फिर से करके दिखा देता हूँ ना, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस, अब इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये मत जीरो जीरो कर देना, इस साल का तो डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, किस पे निकलेगा बता सकते हो? घटे हुए मूल्य पे ना, तो नेट ब्लॉक मतलब घटा हुआ मूल्य, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना निकालना है?
5% है बिल्डिंग पे। ये इस साल का डिडक्शन है। ठीक है, डिडक्शन कुछ है, कुछ बेचे हो। यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग। कैसे आएगा, चाहे तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। ये कितना आसान हो गया। पहला वाले है बस मशीन वाले में, क्योंकि इसमें खरीदा भी और जहां खरीदा बेचा दोनों आ गया, वहां तो हो गया दिक्कत। इसमें पहले में ही बस कंफ्यूजन है ज्यादा। अब देखो फर्नीचर वाला कितना आसान है। फर्नीचर बताओ, ओपनिंग कितनी थी। ओपनिंग डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज किया है, 45,065। ओपनिंग नेट ब्लॉक, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस, समझ गए। अब सर जी इस साल कुछ खरीदे हो, हाँ सर खरीदे हैं। सर क्या खरीदे हैं, क्या खरीदे। सही है, डिडक्शन कुछ बेचे हैं। कोई देखो बस फर्नीचर खरीदा गया है, कुछ बेचा उचा नहीं गया। क्लोजिंग कितना, वो सेकेंड ईयर, अभी तो इस साल का हो रहा है, अब अगले साल का अगला फिर से शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग प्लस, चाहे तो हम ड्रैग भी कर सकते हैं ना, क्यों। ये फॉर्मूला भी तो वही तो फॉर्मूला है, देखो ना ऊपर पढ़ो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिस माइनस डिडक्शन। अरे भाई ये जो कहा है ये सेकेंड ईयर के एंड में, हम तो एक साल का भी बना रहे हैं ना, अगला साल अगले साल अगला एक और शीट बनेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली आप लोग को दिक्कत हो रही है। ये कब का है, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का बन रहा है, समझ गए अब क्लियर। तो बस खरीदे हो, कुछ बेचे हो नहीं। तो क्लोजिंग कैसे आया पता ही है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप्रिसिएशन। अब बताओ इस साल का डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, एक तो इस पे निकलेगा, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, इस पे प्लस मैंने खरीदा भी तो है, ये घटे हुए मूल्य पे डेप्रिसिएशन निकाला, घटा हुआ मूल्य है, और प्लस इस साल खरीदे भी तो हो, साल के शुरुआत में कितने का, साल के शुरुआत में खरीदो इसलिए डेप्रिसिएशन निकल रहा है, साल के एंड में खरीदते तो डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हम, तब निकालते हाफ ईयर का। कितना डेप्रिसिएशन है, 18 पॉइंट, यही है। डिडक्शन कुछ नहीं है, कुछ बेचा नहीं है। क्लोजिंग क्या आएगा, ये इसी को ड्रैग कर दो यार, क्या मेहनत कर रहे हो, इसको भी वो ड्रैग कर दो सर, क्या मेहनत कर रहे हैं। सेम आया फिगर। तो ये रहा आपका एसेट शेड्यूल, कितने किस साल का ये, फर्स्ट ईयर का। अब अगर सेकेंड ईयर का करना है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी को कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ क्या करना है, सेकेंड ईयर। अब ध्यान रखना, फॉर्मूला तो सब कुछ सही है, जो जो चीज़ फीड किए हो उसको बस हटाओ। ये मैंने फीड किया था याद होगा, यहाँ तो फॉर्मूला लगा है, हटा दिया। यहाँ क्या क्या फीड किया था, ओपनिंग अपने आप आया था, एडिशन डिडक्शन हमने फीड किया था। क्लोजिंग पे यहाँ फॉर्मूला लगा है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा, नहीं नहीं ओपनिंग भी हमने टाइप ही किया था। ये सब फॉर्मूला सेट है, या इस क्लोजिंग पे फॉर्मूला है, इस क्लोजिंग पे फॉर्मूला है, इससे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पे फॉर्मूला है। अब बताओ, तुम लोग, तुम लोग तो सब लोग, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो, यहाँ बताओ ओपनिंग ग्रॉस, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में क्या आएगा। जी हाँ, जो ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग होगा ना, वो इस साल का ओपनिंग होगा, एकदम सही। ठीक है ना, यहीं पे देखो ड्रैग कर देता हूँ, तीन नोट के आ गया कि नहीं आ गया। अब इधर भी फिगर आ गई होगी, लेकिन अभी उस पर मत जाना। अब डेप्रिसिएशन देखो, जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन होगा वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग डेप्रिसिएशन।
तो ओपनिंग वैल्यू तो एकदम सही है। अब इस साल देखो एडिशन, कुछ प्लांट मशीनरी खरीदे हो सेकेंड ईयर में? चलिए तो यहाँ पे 0 0। इस साल का एडिशन बताओ कितना आएगा इस ओपनिंग वैल्यू पे? कितना परसेंट? कितना परसेंट है? 15.33%, बस? इस पे बताओ, इस ओपनिंग वैल्यू पे ना 5%। अब लास्ट, हाँ फर्नीचर खरीदे हो सेकेंड ईयर के एंड में, हम लोग खरीदे कितना? 1,50,000 का हम लोग एसेट खरीदे हैं। डिडक्शन कुछ नहीं। इस साल का डिडक्शन कितना होगा? मत करो इसको प्लस। नॉर्मली रियल में तो प्लस होता, बट हम फिलहाल नहीं प्लस करेंगे। पता है क्यों नहीं प्लस करें? क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में खरीदे हो, उस पर डिडक्शन नहीं चार्ज होना है। तो ये अपना कॉमन सेंस लगा लेना। सेकेंड ईयर के एंड में परचेज किए हो तो डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 1,50,000। सीधे इस पे लगा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट? 18.1%। देखो वैल्यू सेम होगी। सही है, दिस इज द पॉइंट। क्लियर? ये होता है एसेट शेड्यूल। ये पूरा एसेट शेड्यूल किस पे बना है? डब्ल्यू मेथड पे। कल किस पे पढ़ेंगे? एसएलएम मेथड। सिनेरियो 2 आज नहीं पढ़ने वाले, है ना। सिनेरियो 2 हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो सिनेरियो 1 आपको बता दो, कल वाला तो और आसान है। एसएलएम में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। किस पे लगता है? ऑलरेडी ये वीडियो ऑल रिकॉर्ड है, डल जाएगी, देख लीजिएगा। और दिमाग लगाएंगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, छापने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अच्छा ठीक।